हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी को एक बार फिर से एम एस आर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, आज लाया हूँ आप लोगों का मॉडल सेट जो JCRT द्वारा निकाला गया है टर्मिनल 2 का। उसका पहला सेट लेके आए हैं जो सब्जेक्ट है साइंस यानी विज्ञान विषय का। मॉडल सेट का जो 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन है उसका सलूशन इस वीडियो में किया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा और आपको फुल आंसर भी मिलेगा, तो इसीलिए स्किप मत कीजिएगा और आप अपना कॉपी में इस नोट करते जाइएगा। तो एक के बाद एक मॉडल सेट का सलूशन करते रहेंगे और आप तैयारी जोर शोर से करते रहिए। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन जो हम पहले इस वीडियो इसके पहले एक वीडियो दिए थे उसमें दिया गया था कि 1 से 19 तक आपका क्वेश्चन रहेगा और 1 से 19 तक जो क्वेश्चन रहेगा 1 से 7 ए ग्रुप में और 8 से 14 बी ग्रुप में और फिर 15 से 19 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको क्या है 5 मार्क्स का होगा जो सी ग्रुप में होगा। तो पहला जो ग्रुप में है वो 2 मार्क्स का रहता है 1 से 7 का, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। और दूसरा जो होगा वो 3 मार्क का होगा। आपको 1 से लेकर 7 तक 7 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी हम लोग 7 क्वेश्चन का ही आंसर जान लेंगे कि कैसा होता है। सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन ये है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, यही है क्वेश्चन। तो देखिए, इस प्रकार का आंसर हम लोग लिख चुके हैं कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ये याद रखिएगा कि एक SI जो मात्रक होता है विद्युत आवेश का वो होता है कूलम होता है। कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने की जाती है। वोल्ट मीटर का जो उपयोग होता है उसका प्रयोग किस राशि को मापने में किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ जो संयोजित किया जाता है वो 2 प्रकार का होता है, समांतर क्रम संयोजन जिसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या है कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया कि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अब विभवांतर है क्या चीज, ये इसके पहले हम वीडियो में दे चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा विद्युत चैप्टर में। और क्या है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें हम लोग को दो क्वेश्चन था। इसमें मीटर का प्रयोग क्यों होता है, तो क्या होता है, ये होता है विभवांतर को मापने के लिए। और इसको किस क्रम में, विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा पूछा गया है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। मतलब धातु तो नॉर्मली क्या होता है, ये कठोर होता है यानी ठोस होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसे पारा या मरकरी या जी कहा जाता है। वो क्या है, धातु है, फिर भी क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये आंसर पारा या मरकरी जिसका संकेत Ag होता है, एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऐसा 3 नंबर में। 4 नंबर में पूछा गया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। हम चाहते हैं हाइड्रोकार्बन जो होता है 3 प्रकार का होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें हम लोग बोले थे कि एल्केन जो होगा वो कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका डबल से और 2 अधिक होगा। तो ये होगा एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन। और इसका अगर एल्कीन बनाएंगे तो ये 2 हटा देना होता है। क्या होता है, 2 हटा देना होता है। तो कार्बन की संख्या हाइड्रोजन से क्या होगा, आधा होगा, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का डबल होगा। ये है एल्कीन। और इसमें अगर -2 कर दिया जाए यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल होकर 2 घट जाए तो इसे होता है एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र इसे यही लिखा है 4 नंबर में, CnH2n-2। ये होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना। मेंडल जो है, जो ग्रेगर जोहान मेंडल, जीजे मेंडल कहा जाता है, वो जो अपने आनुवंशिकता का जो अध्ययन किए थे तो उसके लिए कौन सा पौधा का प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुना। मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे क्यों चुना उसका तो बहुत कारण है, लेकिन अभी हम लोगों को वो सब नहीं जानना है। मटर के पौधे को हम लोग चुना मेंडल जी। नंबर क्वेश्चन 6 में ये पूछा गया कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, जो सड़ गल के मिल जाता है भूमि के साथ, ताकि वो क्या है, वो जैव जो हम लोग का पर्यावरण है उसको दूषित नहीं कर सके या वो पर्यावरण को दूषित ना कर पाए। इस प्रकार के पदार्थ जो होता है उसका क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है उसे। तो क्या है, आप लिख सकते हैं लकड़ी, सूती वस्त्र, कागज, फलों का छिलका, ये सब क्या होगा कि सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस ग्रुप का अंतिम प्रश्न ये है कि उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है। अब उत्पादक है क्या,
उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पौधा के उत्पादक कहा जाता है कि वो प्रोड्यूसर होता है किसी भी पोषी स्तर में। तो उत्पादक, उसके बिना तो सभी जीव क्या है? बर्बाद है, अचल है। इसलिए उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होता है हरा पौधा। तब हरा पौधा को ऊर्जा के लिए प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है। ऊर्जा, एनर्जी प्रोड्यूस के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्पादक को यानी हरे पौधे को क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। अब प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज होने की आवश्यकता है। एक होता है सूर्य का प्रकाश, वो कंपलसरी है, और इसके बाद क्लोरोफिल चाहिए। इसके बाद आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से मिलता है। तो ये 4 चीजों की आवश्यकता है। तो इससे क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन होगा। तो वही लिखा गया है कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर निर्भर करता है। तो ये 7 क्वेश्चन आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, एकदम इजी था। आपको 5 दूना 10 आपको आसानी से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको फिर यहीं पे 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 8 से 14 तक रहेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इस ग्रुप का, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर का परिभाषा इसके पहले हम विद्युत चैप्टर में दे चुके हैं, अगर आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी परिपथ में धारा की गणना की रचना 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर क्या है, इस प्रकार परिभाषा दे सकते हैं। किसी चालक में मतलब कोई कंडक्टर में, जो मतलब किसी एल्युमिनियम का तार हो चाहे कॉपर का तार हो, मतलब जिसके थ्रू विद्युत जा सकता है, यानी चालक, कुछ जिसे सुचालक भी कहते हैं। तो किसी चालक में 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? सिर्फ 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने को 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 एम्पियर सीधा सा फंडा ये है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं उतना, कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने को कहा जाता है 1 एम्पियर। ठीक है, ये सिंपल है। अब कहा गया है कि इसमें क्या हो रहा है कि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं कि हाँ, Q बराबर 500, Q मतलब कूलम जो होता है, ये Q बराबर, ये आवेश का मात्रक होता है 500 कूलम दिया गया है। यहाँ Q कितना हो गया? 500 कूलम, और समय है 10 मिनट। कितना दिया गया है? 10 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे? 10 मिनट को सेकंड में बदल देंगे। सेकंड में बदलना मतलब 1 सेकंड, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। अब इसको 10 मिनट को 60 सेकंड से गुना करते कितना हो गया? 600 सेकंड। 600 सेकंड में 10 मिनट। अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि I बराबर Q/T, मतलब विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, मान पुट कर देंगे। यहाँ कितना था? Q बराबर 500 था, 500 दे दिया, और जो समय था वो 600 सेकंड है, जो 10 मिनट कहा गया है। अब 0 0 कट कर दिया तो 5/6। अब 5 को 6 से भागा करेंगे तो इतना एम्पियर हम लोग को मिल जाएगा। तो यही ऐसा है आंसर। इस प्रकार हम लोग आसानी से इसका आंसर निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। क्या स्पष्ट करना है? 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? ये पहला क्वेश्चन। मतलब किसी जो कोई तार है, कोई चालक है, उसका अगर अनुप्रस्थ काट जो होता है, एक तो होता है लंबाई और एक तो होता है चौड़ाई। तो चौड़ाई वाला उसे कहा जाएगा अनुप्रस्थ काट। तो इसमें अनुप्रस्थ काट के बढ़ने से या घटने से किस प्रकार का कमी होता है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये पूछा गया है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं आंसर कि किसी तार के प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने से प्रतिरोध है। और उसका उल्टा कर दीजिए कि क्षेत्रफल में कमी होने से प्रतिरोध, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो उसका उल्टा होगा कि प्रतिरोध घट जाता है, और अनुप्रस्थ काट का अगर क्षेत्रफल घट जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। बस इतना याद रखना है आपको। और बी नंबर में ये पूछा गया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई जो कंडक्टर है, वो चालक जो है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उसका बहुत कुछ कारण है, जिसमें हम लोग यहाँ लिखे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है, यानी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध मतलब विद्युत जाने वाला रुकावट जो होता है, उसमें निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। क्या क्या कारक है? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, 2 हो गया चालक की लंबाई, चालक पदार्थ की प्रकृति। अगर चालक पदार्थ क्या है, एल्युमिनियम का है, तांबा का है, चांदी का है, तो वो जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है क्या? चालक का प्रतिरोध। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों, जो सामान होता है विद्युत के लिए, तापन अवयव शुद्ध धातु का ना बनाकर मिश्र धातु को क्यों बनाया जाता है?
मतलब इसमें प्योर जो धातु होता है, मतलब कि एल्युमिनियम एक धातु है, उससे ना बनाकर कोई 2-3 धातु को मिला के जो मिश्र धातु बनाया जाता है, उससे क्यों बनाया जाता है? विद्युत टेस्टर हो चाहे और इलेक्ट्रॉन कोई स्त्री हो। इसका आंसर इस प्रकार लिखे हैं कि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। वह क्या होगा भी, क्योंकि मिश्र धातु कई धातुओं से मिलकर बना है, तो इसका जो गलनांक होगा ये हाई होगा, उच्च होगा, तो ये ज्यादा होता है, जिसके कारण यह गर्म हो जाने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है। क्योंकि इसका गलनांक ज्यादा होने के कारण वो जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों का तापन अवयव शुद्ध धातु के बदले मिश्र धातु के द्वारा बनाया जाता है, मिश्र धातु के द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं आसानी से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो सेक्शन बी का है। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे। आपको हितैषी मतलब हित, किसके लिए हित? पर्यावरण के लिए हित। ऐसा अभ्यास, ऐसा कुछ प्रैक्टिस, ऐसा कुछ हमें जो पर्यावरण के लिए हित होगा, ऐसा काम क्या करना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपको 3 उदाहरण देना है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित है। पहला ये पॉइंट जरूर दे दीजिएगा। इस प्रकार का पॉइंट देने के बाद अगर पॉइंट लिखिएगा तो उससे इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा। गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग अधिक करना, 1 नंबर पॉइंट में लिखे हैं कि गाड़ी में क्या होता है कि पर्यावरण दूषित होता है, क्योंकि उसमें जो है वो पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, जिसके कारण उसके दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो उससे क्या होता है? पर्यावरण का हानि होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना संभव हर संभव ये कोशिश करना है कि गाड़ी की अपेक्षा, बाइक की अपेक्षा हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। अब जहां तहां कचरा ना फेंकना, 2 नंबर पॉइंट में लिखे हैं कि जो कुछ कचरा होता है या कूड़ा होता है हमारे घर में, वो जहां तहां नहीं फेंकना है, किसी एक जगह एक तरह करके रखना है ताकि पर्यावरण दूषित होने से बचे। तीसरा पॉइंट इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्लास्टिक के थैले की जगह कपड़े की थैले का उपयोग करना। प्लास्टिक हम लोग जानते हैं कि एक पर्यावरण दूषित पदार्थ है जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण का हानि होता है बहुत। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक के थैले से अधिक हमें कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि समजत अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। समजत अंग, समवृत्ति अंग और समजत अंग, 2 प्रकार का अंग होता है। तो समजत अंग क्या है, इसमें यह पूछा गया है और आपको 2 उदाहरण देना है। कोई एक उदाहरण दीजिए। समजत अंग इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति या रचना में समान होते हैं। उत्पत्ति या संरचना या रचना में क्या होता है, गठन में क्या होता है, ये समान होता है, परंतु कार में क्या होगा, भिन्न होगा, उसे समजत अंग कहते हैं। और समवृत्ति अंग क्या किसे कहते हैं, इसको सिर्फ अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो समजत अंग में क्या होगा कि उसका उत्पत्ति जो होगा अंग का, वो रचना में क्या होगा, समान होगा, परंतु कार में भिन्न होगा। तो इस प्रकार के अंग को क्या कहा जाता है, समजत अंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं मनुष्यों के बाजू, 1 नंबर में हम लोग देख सकते हैं मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपद। गाय का जो अग्रपद होगा और मनुष्य का जो हाथ है ये सेम है रचना की दृष्टि से, लेकिन काम तो अलग अलग होता है, इसलिए ये क्या है, समजत अंग। पक्षी का जो पंख होता है और गाय का जो अग्रपद होता है, ये रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर सेम है, बट क्या है कि काम के आधार पर ये अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, समजत अंग कहेंगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर में ये पूछ रहा है परितंत्र में अपमर्जकों का क्या भूमिका है। ये जो इकोसिस्टम है, परितंत्र है, इसमें जो सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसका क्या रोल है। तो देखिए परितंत्र में इसका क्या भूमिका है। परितंत्र में अपमर्जक का भूमिका है। हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव होता है वो शत्रु भी होता है, मित्र भी होता है, क्योंकि जैसे आलू सड़ जाता है तो ये शत्रु का काम करता है। हमारे शरीर में अगर कोई बीमार उत्पन्न होता है अपमर्जक के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण, तो वो शत्रु है। लेकिन विभिन्न कारण में क्या होता है, वो हमारे मित्र भी होता है, क्योंकि उसके वो अगर नहीं रहता है तो क्या होगा, पर्यावरण में ऐसा पदार्थ है जो सड़ेगा गलेगा नहीं, तो फिर मिट्टी में नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, पर्यावरण दूषित होकर रह जाएगा। जैसे प्लास्टिक में अपमर्जक का कोई भूमिका नहीं है, तो प्लास्टिक क्या होता है, सड़ता नहीं है, तो उससे क्या होता है कि पर्यावरण दूषित होता है। तो उस प्रकार से हम लोगों का अपमर्जक क्या करता है,
उपकार करता है, जिसके कारण वो मित्र भी है। और भी बहुत प्रकार है इसमें। इस प्रकार आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका। ये आप नीचे लिख सकते हैं, इसका पॉइंट देकर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन आप जगह के कारण हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिखते हैं। परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेष, मृत मतलब जो जीव मर गया है उसका अवशेष जो बचा, उसका जो लास्ट बचा, उसका जो देहावशेष बचा, निपटन करता है, उसको खत्म करता है, सड़ा के गला के उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। ये मृत शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग करता है। वो जो मृत पदार्थ है उसको क्या करता है, अपने भोजन के लिए उपयोग करता है। कौन? अपमार्जक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, करते हैं। तथा जटिल पदार्थों को, एक जो बड़ा सा पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, उसको क्या करता है, सरल पदार्थ में छोटे छोटे बिंदु में क्या कर देता है, सड़ा देता है, परिवर्तित कर देता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है इकोसिस्टम में, यानी परितंत्र में। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। इस ग्रुप का सेक्शन बी का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया है कि समजातीय श्रेणी क्या है। ये केमिस्ट्री से लिया गया है क्वेश्चन। समजातीय श्रेणी, जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जिसका सेम होता है समजातीय श्रेणी, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। समजातीय श्रेणी में ऐसा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब हम लोग जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपाइन, ये सब जो पढ़े हैं कार्बनिक इसके यौगिक चैप्टर में, तो उसमें कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या पढ़े थे, कीटोन पढ़े थे, अल्कोहल पढ़े थे, एल्डिहाइड पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े थे। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक सेम प्रकार्यात्मक समूह होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। कहते हैं, हो गया इस पर डिफिनेशन। आप उदाहरण दे दीजिएगा, जैसे ये हो गया CH3। हम लोग जानते हैं कि CH पर क्या होता है, मिथेन होता है। तो एक H हटा के क्या OH लगा दिया, यानी क्या हो गया, ये मिथेनॉल हो गया। तो इस प्रकार मिथेनॉल, इथेनॉल या ब्यूटेनॉल, ये सब क्या है, क्योंकि इसमें अल्कोहल जो है इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ सेम है। इस प्रकार का जब उदाहरण देंगे हम लोग तो इसे कहेंगे समजातीय श्रेणी। यानी इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। जब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे समजातीय श्रेणी। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन को खत्म कर दिए, जो 1 से लेकर 14 था। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अलग वीडियो में बनाएंगे सेक्शन सी, जिसमें हम लोग 15 से लेकर 19 तक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहां ठोक दीजिए अपना क्वेश्चन और पूछ लीजिए कि आपका समस्या क्या है। और इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए, यह पूरा सेट जो 500 सेट का उत्तर पाने के लिए, सोल्यूशन पाने के लिए एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और आप लोग का वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। और अपने फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार के वीडियो को फैला दीजिए, ताकि सभी का उपकार हो। मिलते हैं इसी सेट का अगला पार्ट्स लेकर, सेक्शन सी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।